ओके, सो हम आपके लिए लाए हैं आज का टॉपिक है हमारा वर्क पावर एनर्जी का, और जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज है। और दिवाली के टाइम पे भी हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करें। और अगर आप 1 घंटा रोज प्रदेश केमिस्ट्री मार्क्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, पीवाईक्यूज लगाते हैं और हमारे साथ लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो पीवाईक्यूज होते हैं उनका जो लेवल होता है बहुत ईजी होता है, और यहाँ पर हम आपको वो सब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है जेई मेन 2024 अप्रैल शिफ्ट का, है ना। हमसे फोर्स पूछा है, वर्क फोर्स फोर्स दिया हुआ है। हमें फोर्स दिया हुआ है कि 3x² प्लस 2x माइनस 4 है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका 2 से लेकर 4 मीटर तक। हमसे पूछा है फोर्स क्या होगा, तो हमें मालूम है कि वर्क डन पूछा है हमसे, तो वर्क डन होता है बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन होता है F.dx, और 2 से 4 में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 2 से 4 में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 3x² प्लस 2x माइनस 5, 2 से 4 में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस x² माइनस 5x, और 2 to 4 अपने वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो आप मेरा बेसिक इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देख सकते हैं, जो कि एनजी सर, फिजिक्स बाय एनजी सर नीट सीरीज में करा हुआ है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आइए इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले 4 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 64, फिर यहाँ पर फिर 4 पुट करते हैं, 16 माइनस 20, फिर माइनस एक बार 2 पुट करेंगे तो 8 प्लस 4 माइनस 10। तो 64 प्लस 60 80, 80 माइनस 20 इज 60, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 10 इज 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 58। मेरे ख्याल से अगर कैलकुलेशन सही है तो हमने ये 58 जूल हमारा आंसर आ गया है इसका, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा आंसर सही है। अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है। और मेरे ख्याल से बहुत ही इजी सवाल था, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं। A particle of mass m moves on a straight line। तो आप जब मैं सवाल करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्राई करने के लिए कि जो जो चीज़ें दे रखी है उसको लिखना शुरू कीजिए, जो पूछा है उसको भी लिखना शुरू कीजिए। अगर आप पेन चलाते हैं तो सवाल होंगे, पर अगर आप पेन नहीं चलाएंगे तो सवाल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखने में कितना भी इंटिमिडेटिंग हो, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि यार मुझे ये दे रखा है, ये पूछा है, ये तो पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को, बहुत से बच्चे डाउट निकालते हैं मुझसे नहीं हो रहा, और 90% टाइम मैं बच्चे से बोलता हूँ बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है लिख के दिखा दे और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और ऐसा अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चा लिख देता है तो वो कहता है हाँ सर, तो अब तो मैं कर लूंगा सवाल। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हम ये प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। A particle of mass m moves on a straight line which is velocity increasing with the distance according to the equation। तो ये वेलोसिटी जो है ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है, where alpha is a constant। The total work done by all the forces applied on the particle during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2। तो टोटल वर्क डन हमें मालूम है, वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। हमें मालूम है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रही है, तो हम पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट 0। तो ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी एट डी विल भी जाएगी अल्फा अंडर रूट डी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 m, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और डी, अल्फा स्क्वायर इंटू डी। तो वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बेसिक चीज है। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ये पता होना चाहिए। तो हमसे जब भी वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज अप्लाइड टू, हम चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी, तो आंसर हो गया m अल्फा स्क्वायर d/2, ठीक है। तो चूंकि मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे 2 मिनट लगे, अदरवाइज ये बिल्कुल ईजी सवाल था मेरे ख्याल से। ये तो सवाल बिल्कुल होना ही चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था कि ये टेबल रोटेट कर रही है, ठीक है। ये सेंटर है इसका, और यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक ग्रूव है जिसपे स्टील बॉल रखी है, और इसकी जो रेडियस है टेबल की, जो रेडियस सर्कुलर टेबल की रेडियस 3 मीटर है। और जब ये शुरू में घूम रहा है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो तो कांस्टेंट होगी, और शुरू में इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी।
और ये बॉल धीरे धीरे आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर आके इसकी स्पीड v हो जाएगी और ये टेबल को छोड़ देगी। हमसे जिस समय टेबल को छोड़ेगी उस समय की स्पीड पूछिए। तो आइए, अपन को जान मालूम है कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए अपन ये भी बोल सकते हैं v dv बाई dx भी होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ पर इंट्रीगेट करूँगा बिकॉज मेरा जो इसका जो बॉल का मूवमेंट है x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 तक हो रहा है। ये मेरा बॉल का मूवमेंट हो रहा है। साथ में मेरी जो स्पीड है, शुरू में इसकी जो लीनियर स्पीड है वो तो जीरो है, v1 तो जीरो है, और बाद में इसकी जो लीनियर स्पीड है वो v हो रही है जो निकालनी है। तो मैं यहाँ पर इधर उधर कर देता हूँ इसको, तो v dv इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या ये समझ में आ गया? इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, ओमेगा तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, 1 2 3 कर दिया। ये तो हो गया v स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया v स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मेरे को निकालना है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अपन आगे देखते हैं। तो मैं इधर साइड में करने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है। तो v स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 भी यहाँ बाहर ले लिया, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2√2 ओमेगा, v हो जाएगा 2√2 ओमेगा, 2√2 ओमेगा। तो ये हो जाएगा x की बॉल लीव्स द टेबल इज 2√2 ओमेगा। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है x√2 ओमेगा, हमें इसका कंपैरिजन करना है, तो x की वैल्यू जाएगी 2। बहुत अच्छा सवाल है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह का सवाल आप, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको ये सवाल तभी अटैम्प्ट करना चाहिए जब आपका काम पूरा हो जाए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सवाल है और इसमें अटकने की संभावना है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बाकी से सवाल होंगे बहुत सारे इजी मिलेंगे। A stationary particle breaks into the two parts of masses m and mb, which moves with the velocities va and vb respectively. The ratio of their kinetic energy. तो हम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। यहाँ का तो इनिशियल कंजर्वेशन और मोमेंटम, ये हो जाएगा ma va प्लस mb vb, ठीक है। और इससे हम बोल सकते हैं ma अपॉन mb इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस vb अपॉन va। एक रिलेशनशिप तो हमारा यहाँ पर ये आ गया। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, अब हमसे पूछा रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि के बी, अच्छा के बी अपॉन के पूछा है, तो 1/2 एम वी बी का स्क्वायर 1/2 एम ए वी ए का स्क्वायर, ठीक है। आप देख लीजिए आप क्या वैल्यू पुट करनी है, एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी, 1/2 से 1/2 काट दीजिए। हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम इसको हटा देते हैं, एम बी अपॉन एम ए, ये एम ए अपॉन एम बी, यानी कि ये हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी इंटू वी बी का स्क्वायर अपॉन वी ए का स्क्वायर, और कट गया ये भी, तो वी बी अपॉन वी ए, है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, ऐसे सवाल को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल है ना करने वाला सवाल है। आइए ठीक है, अगला सवाल ये भी बहुत आसान सवाल है। A bullet of mass 50 gram is fired with a speed of 100 meter per second on a plywood and emerges with a 40 meter per second. तो परसेंटेज लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर 50 ग्राम 50 इंटू 10 की पावर -3 v स्क्वायर 100 मीटर पर सेकेंड यानी कि 10 की पावर 4। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 50 इंटू 10 की पावर -3। मास तो ली भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जबरदस्ती में मास को लिख के अपन कॉम्प्लिकेट करेंगे। 1/2 m 10 की पावर 4, इतना भी लिखने से काम चल जाएगा। इसको मास को नहीं भी लिखे ना छोड़ दीजिए। 1/2 m इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी 40 मीटर पर सेकंड 1600 मीटर पर सेकंड, तो ये 1600 जाएगा 10 की पावर 4 जाएगा। लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो द परसेंटेज लॉस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1/2 को भी अपन हटा सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में कट जाएगा, अपन लिख सकते हैं 1600 m माइनस 10 की पावर 4 m अपॉन इनिशियली हो जाएगा 10 की पावर 4 m, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लॉस हुआ, तो 16% भी बचा, है ना। 10 की पावर 4 का जो 16% ही बचा, यानी जो लॉस हो गया वो 84% का हमारे पास लॉस हो गया, ठीक है।
सो ये एक बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात थी और कुछ भी नहीं है. A body is moving unidirectionally under the influence of a constant power source. Its displacement in time is proportional to. तो हमें दे रखा है कांस्टेंट पावर है, तो हमें मालूम है कांस्टेंट पावर तो P इक्वल टू होता है F इंटू बी. ठीक है, तो P और F क्या होता है? F होता है M मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को लिखता हूँ V dv बाई डी एक्स इंटू वी. ठीक है, V dv बाई डी एक्स इंटू वी. लेकिन मुझसे जो पूछा है रिलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज प्रोपोर्शनल टू. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पूछा है मेरे से. ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहूँ तो मैं इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ. पावर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो बोल सकता हूँ मैं dv बाई डी टी इंटू वी. ठीक है, तो मैं पहले वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लूँगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकालूंगा. ठीक है, तो एम डी वी बाई डी टी इंटू वी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी बाई एम डी टी इंटू वी डी वी. लेकिन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, पावर तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया पी बाई एम टी इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, पी बाई टी एम इंटू, यानी कि वी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ. वी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम दे रखा है. डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन पूछा है, नहीं कि एक्स और टी में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ से हमारा काम नहीं हुआ. वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया, तो वेलोसिटी को मैं एक बार दोबारा लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ. तो और मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ डी टी. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2. तो ये मेरा आंसर आ गया. अच्छा सवाल है. ठीक है, और ये सारे के सारे रिलेशन निकालने आपको आने चाहिए. ओके, चलिए, ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल है. ए बॉडी ऑफ मास 50 kg लिफ्टेड टू हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 2 डिफरेंट वेज. एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, केस 1 जो है हम सीधा उसको पुल कर रहे हैं, और केस 2 में क्या हो रहा है, अलोंग द रैंप हम उसको पुल कर रहे हैं. द रेशियो ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑब्वियसली हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा. उन दोनों केसेस में रेशियो वर्क डन क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है 30 डिग्री. ठीक है, मास दे रखा है. ठीक है, अच्छा ये याद रखिए कि जब भी अपन वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी निकालते हैं तो अपन को सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, हमेशा सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है. तो दोनों केसेस में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, आप उसको कोई से भी रास्ते से लेके जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो रेशियो जो हो जाएगा वो सिंपल 1:1 हो जाएगा. तो ये बिल्कुल आसान सवाल है. ठीक है, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है जिसपे सवाल दिया हुआ है आपको, तो ये तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए. आइए अगला सवाल. ओके, a body of mkg slides from rest along the curve of a vertical circle from point A to point B in a frictionless path. ठीक है, the velocity of body at B. तो आइए इसको डायग्राम को बना लेते हैं. ये इस तरह के में सवाल बहुत सारे मिलेंगे, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालना आना, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाना आना चाहिए. ये वर्टिकल सर्किल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ठीक है, यहाँ से स्लाइड होते होते नीचे आ गया, यहाँ से स्लाइड होते होते नीचे आ गया, और हमें मालूम है v1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है v2 का स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगाता हूं मैं, कैसे कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं. तो देखिए कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को चलो मैं पूरा करके ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि बार बार अगले क्वेश्चन में मैं सीधा ही रिजल्ट याद दिखाऊंगा. मैं अगर इस जगह कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ तो यहाँ की इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकता हूँ, इस जगह की काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv1 का स्क्वायर मान सकता हूँ. और किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट पे मुझे वापस कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, तो यहाँ पर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो जाएगी mgh, और यहाँ पर मेरी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv2 का स्क्वायर. और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस 2gh. तो ये रिजल्ट है जो हमेशा मुझे याद रखना है. तो मैं अभी तो इसको रब कर देता हूँ, है ना. मेरे को जो भी याद रखना है, मेरे लिए जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार जो मुझे काम आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट बार बार काम आएगा वो आएगा v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2gh. याद रखना ये v1 यहाँ की स्पीड है और v2 यहाँ की स्पीड है. अब हमें क्या दे रखा है, रेस्ट पे थी, यानी कि v2 तो 0 दे रखा है, यानी कि v2 तो हमें 0 दे रखा है. अच्छा, r कितना दे रखा है, 14 मीटर. r दे रखा है 14 मीटर. ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r sin 45, यानी कि ये 14/√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. यानी कि ये टोटल जो हाइट हो जाएगी
ये टोटल हाइट हो जाएगी 14 प्लस 14/√2। क्या ये समझ में आया? ये जो टोटल हाइट हो जाएगी 14 मीटर तो रेडियस होगी, और ये हाइट जो हो जाएगी 14/√2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 14/√2। ठीक है, 14 प्लस 14/√2। और V1 निकालना है हमें यहाँ की, तो V1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, G कितना है 10, G कितना है 10, और H कितना हो जाएगा 14 प्लस 14/√2। आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जाना पड़ेगा, आइए देखते हैं कितना अप्रोक्सीमेशन जाते हैं, क्योंकि हम बहुत एग्जैक्टली निकालेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक आएगी। 20 तो हो गया, G की वैल्यू कितनी लेनी थी? हाँ, G की वैल्यू 10 लेनी थी। 14 प्लस 14/√2, तो 14 अंडर√2 कितना होता है 1.4, अंडर√2 कितना होता है 4, है ना। तो मैं एक और काम करता हूँ, 14 भी बाहर ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें से 14 भी बाहर लेता हूँ तो 20 इंटू 14 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 प्लस 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा 20 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 40 हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 280। और 1 प्लस 1/√2, इसको भी लिख सकता हूँ √2 प्लस 1/√2। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 280 √2 प्लस 1 यानी कि 2.4/1.4। आप देख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 2.4/1.4, 1.4/2.4, तो 1.4 का डबल जो होगा वो 2.8 होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ रहा है, 3/2 आ रहा है करीब करीब। और ये हो गया 140, और इसको 140 420 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है, 420 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है। तो 19, ओके, हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कैलकुलेशन में हमारी जरूर रही होगी। ठीक है, 2GH। ओके, मैं एक बार दोबारा इसको कैलकुलेशन की मिस्टेक को दोबारा लेट मी सॉल्व इट। एक बार दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है इसमें बहुत एक्सटेंसिव है, तो आइए देखते हैं। V2 का स्क्वायर 0। ठीक है, 2GH, H जो होगा रेडियस रहेगी 14, सो 14 प्लस 14√2, ये तो ठीक है। 2GH, ठीक है, तो 2G 20, 2G की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 14 प्लस 7√2, बिल्कुल 20, 14 प्लस 7√2, 7√2 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4 हो रहा है 9.8, या इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 भी मान सकता हूँ, तो ये 10 हो गया। और 10 प्लस 14 24, तो 20 इंटू 24 ये हमारा रहा 480, ये अप्रॉक्सीमेटली 480 आ रहा है। ठीक है, V स्क्वायर, अब V स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 480 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि 484 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 22 होता है, 484 का जो स्क्वायर रूट होता है 24 होता है, तो 22 से तो कम आना चाहिए। अब 22 से कम चारों ऑप्शन है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो ऑप्शन है वो है ये बिल्कुल पास वाला, 21.9 मीटर पर सेकेंड। इससे हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो बड़ा स्ट्रांग था इसमें, और ये आना ही चाहिए आपको। ओके, ये बहुत इजी सवाल है। इफ ए रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h एंड रिबाउंड्स अप टू हाइट ऑफ h/2, द परसेंटेज लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है शुरू में जो h हाइट से गिरा, शुरू में h हाइट से गिरा और गया वापस रिबाउंड होके h/2 तक गया। ठीक है, जो परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी शुरू में कितनी थी इसकी, mgh, शुरू में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, बाद में इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh/2। तो परसेंटेज लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी कितना हो गया 50%। ठीक है, तो ये तो 50%, तो ये आ गया। तो ये दो ऑप्शन, ये 40% वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब हमसे पूछा है एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉल निकालनी बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड तो हो जाएगा v = √2gh, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50% और √2gh बिफोर इट स्ट्राइक्स द बॉल। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। A body of mass 2 kg begins to move under the action of a time dependent force। तो फोर्स दे रखा है वो टाइम डिपेंडेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, F = 6t I कैप प्लस 6t स्क्वायर J कैप, ये न्यूटन में दे रखी है ना। द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t इज, पावर पूछी हमसे, पावर इक्वल टू होता है F × V।
अच्छा फोर्स तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो दे नहीं रखी। फोर्स दे रखा है तो फोर्स यहाँ रख दूंगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं दे रखी। लेकिन मुझे मास दे रखा है, हाँ बिल्कुल मास दे रखा है, मास इक्वल टू क्या दे रखा है 2 kg। तो अगर फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, तो क्या है, मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3t प्लस 3t² j। ये तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv/dt 3t 3t² डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो वेलोसिटी इक्वल टू जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू जाएगा 3t² प्लस t³। ये t² कंडीशन t³/3 होगा j। तो वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ गया। पावर का फॉर्मूला लगा दूंगा F.V, F.V डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो देखिए आई को 6t को 3t² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9t³। क्या ये समझ में आया? 9t³ को दिख रहा है क्या? 9t³ कुछ तो दिख रहा है, चलिए। और 6t² को t³ से मल्टीप्लाई किया तो 6t⁵ ये भी दिख रहा है क्या? हाँ ये भी दिख रहा है, वेरी गुड। तो ये दोनों हमारा पार्ट आ गया। अच्छा सवाल है, ठीक है। और लेट्स सी कितने लोगों ने सही किया। सिर्फ 58% लोगों ने सही किया। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन का सवाल था, लेकिन इसको भी बहुत कम बच्चों ने ही सही कर पाए। Artillery piece of M1 fires its shells of mass M2 horizontally. Instantly after the firing, the ratio of kinetic energy of the artillery that of shell. तो आर्टिलरी है M1 मास का, तो हमें मालूम है कि M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू 0। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दूंगा, ठीक है। तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो V1 इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस M2 V2 अपॉन M1। ये तो लिख ही सकता हूँ इससे आराम से। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, यानी कि 1/2 M1 V1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो V1 की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, बहुत सारी आसान हो जाएगी। तो बाकी जो चीज़ें ना वो तो एच रख दो, M1 M2 V2 का स्क्वायर, ये तो एच रख दो। V1 का स्क्वायर उठा के यहाँ रखा, तो सबसे पहले तो M2 का स्क्वायर, फिर V2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा M1 का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, V2 का स्क्वायर से V2 का स्क्वायर कट गया, एक M1 से एक M1 का स्क्वायर कट गया, एक M2 से एक M2 कट गया, यानी कि बचा क्या M2 अपॉन M1। बहुत इजी सवाल है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, M2 अपॉन M1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो आइए, सिर्फ 45% बच्चों ने इस सवाल को सही किया। आप देख सकते हैं कि कितने इजी सवाल में भी बच्चे गलतियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं बच्चा पेन से काम नहीं कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पेन नहीं चला रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा जब तक आप हाथ में पेन नहीं उठाएंगे, जब तक इस वीडियो को पॉज नहीं करके एक बार खुद अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, एक बार खुद ट्राई नहीं करेंगे। आप मेरे 50 सवाल देख लें, किसी और के 500 सवाल देख लें, आप सिर्फ 5 सवाल भी नहीं बनने वाले, ठीक है। 100 सवाल, मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, 100 सवाल देखने से अच्छा है कि 5 सवाल खुद करो। आप सिर्फ पढ़ोगे सवालों को, सिर्फ देखोगे, उससे कुछ नहीं होगा ना। वो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ही आपको सवालों के साथ मरना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके सवाल सॉल्व होंगे। मैंने फिजिक्स बहुत रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, बहुत पुराना नहीं है, मैं शुरू से मैनेजमेंट में रहा हूँ। मैं अलग अलग कोचिंग में बहुत सीनियर पोजीशन में काम कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी टीमों को मैंने मैनेज किया, लेकिन मैंने कभी अकेडमिक्स में एंटर नहीं हुआ। बहुत शुरू में मैं जब 2005-2006 में मैंने थोड़े टाइम के लिए मैथ्स पढ़ाई थी, वो भी छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाई थी। उसके बाद से मेरा अकेडमिक से बिल्कुल टच छूट गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली आयरनिकली जो भी मेरे को ये वापस से एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट आ गया, और आज मैं फिजिक्स एज ए स्टूडेंट की तरह सीख रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत से टॉपिक में जो यहाँ पर ले रहा हूँ, ये शायद मैंने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही खुद ने पढ़े थे। लेकिन ये है कि पढ़ते वक्त एक डिसिप्लिन को फॉलो होना जरूरी है, और जब वो डिसिप्लिन फॉलो होता है तो उसका आउटपुट आपको दिखेगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। A solid circular disc of mass 50 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass is a speed of 4.4 मीटर सेकेंड। देखिए, अगर सॉलिड सर्कुलर डिस्क को रोटेट कर रही है तो उसमें 2 तरह की एनर्जी होगी, एक तो रोटेशनल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m v² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसमें
रोटेशनल एनर्जी भी होगी उसमें, दोनों तरह की एनर्जी होगी, ठीक है। तो टोटल जो हो जाता है वो हम देखते हैं कि 1/2 m v स्क्वायर इंटू 1 + k² r² होता है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी का फॉर्म होता है अगर कोई सॉलिड रोटेट भी कर रहा है तो, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो ये इनकी चेंज इन द, अगर हम ये टोटल एनर्जी है और चेंज जो वर्क डन होता है वो चेंज इन द एनर्जी होता है, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर के लिए k² r² की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 m कितना है 50 kg, v कितना है, v है 0.4, तो 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 5 जूल आ रहा है शायद, है ना, नहीं आई डोंट नो कितना सवाल आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा हो द एब्सोल्यूट वैल्यू द वर्क डन ऑन दिस टू स्टॉप इट इज, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगले सवाल पे करते हैं। A block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force 10 Newton parallel to the inclined surface is shown in the figure. When the block is pushed up by the 10 meter along the inclined surface, the work done against the frictional force. Okay, तो ये हमारा ब्लॉक है। अगेन जो भी सवाल है उसको बनाइए, जब आप पेन चलाते हैं ना तो बहुत आसानी होती है। तो आपने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको आप पुल कर रहे हैं, आप इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। और आपने कितना डिस्टेंस तक कर लिया, 10 मीटर तक आपने इसको पुल कर लिया है, ठीक है। ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, म्यू दे रखा है आपको, म्यू एस दे रखा है 0.1। अब आपसे पूछा क्या है, when the block is pushed up by a 10 meter along the inclined surface, the work done against the frictional force, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। तो सबसे पहले अपन फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.1, एन कितना होता है एम जी कॉस थीटा, पता ही है हमें। नॉर्मल कितना होता है एम जी कॉस थीटा, ठीक है। कैसे होता है, कैसे होता है, ये देखिए एम जी, ये इसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और ये नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है। अच्छा 0.1, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है, क्या दे रखा है मास 1 kg का, जी कितना दे रखा है 10, कॉस 60 होता है हाफ। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया हाफ, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो हाफ न्यूटन का लग रहा है। बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स हाफ न्यूटन का लग रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स हाफ न्यूटन का लग रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, यानी कि वर्क डन हो जाएगा 5 जूल, वर्क डन हो जाएगा 5 जूल। अच्छा सवाल है, और अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल तो बिल्कुल सही होना ही चाहिए आपसे। इजी सवाल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी 55% लोगों ने ही इस सवाल को सही किया। तो बहुत फाड़ू आपको फिजिक्स नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ कि मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया और आज मैं जेईई मेन की PYQ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। हो सकता है कि मैं कल केमिस्ट्री का भी वीडियो लेके आऊँ, हो सकता है कल मैं मैथ्स का भी वीडियो लेके आऊँ। सो लर्निंग एक साइंस है, ठीक है। और आज की तारीख में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आप किसी को भी रिलीजियसली फॉलो करते हैं या ऑफलाइन जहाँ भी आप अटेंड कर रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है एक परसिवियरेंस की, एक प्रैक्टिस की, एक डिसिप्लिन की। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका होमवर्क आपको करना है, पेन आपको चलाना है, सवाल आपको खुद करने हैं, दिमाग पे जोर लगाना है। आप सोचो कि मैं 4 घंटे लैपटॉप पे बैठा रहूँ, वीडियो देखता रहूँ और इधर साइड में टैब पे इंस्टाग्राम पे चलाता रहूँ, तो फिर पढ़ाई नहीं होने वाली। और बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। देयर इज नो मल्टीटास्किंग पढ़ाई में। पढ़ाई का टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना, मोबाइल को दूर रखना। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए हमेशा अपनी स्क्रीन को ऐसे पढ़िए ताकि आपके पेरेंट्स को, आपके घर में जो भी लोग हैं उनको दिखती रहे, ताकि अगर आप गलती से कोई काम करें भी से तो आपके दिमाग में डर हो कि मेरे को कोई टोक सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कि कमरे के अंदर से लैच कर लिया, टेबल को तिरछा कर लिया, पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको दिख ही नहीं रही, लेकिन उनको सब समझ में आता है आप क्या कर रहे हैं। आपकी जिस स्पीड से आपकी फिंगर्स चल रही होती है ना, उससे मालूम पड़ता है कि आप इंस्टाग्राम पर टाइप कर रहे हैं या आप चैटिंग कर रहे हैं। तो ये ईमानदारी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की रोज प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं जेईई मेन के एग्जाम्स में, आप हमारी PYQ सीरीज को फॉलो कीजिए और ये क्लियर हो सकता है। आइए, a particle is placed at the point of a frictionless track ABC as shown in the figure. It is gently pushed towards the right, ठीक है। It is gently pushed towards the right, और ये ऐसे पुश किया जाता है इसको, ठीक है। और हमसे पूछा है इस पॉइंट B पे
इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हमने अभी भी पढ़ा था कि v1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है v2 का स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम ये वाला जो पॉइंट है इसको v2 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो ये हाइट तो क्या दे रखी है आपको? हाफ मीटर दे रखी है। ये हाइट तो क्या है? हाफ मीटर है। तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का तो जीरो है, पुश किया आता है ना, जेंटली पुश टुवर्ड्स द राइट। तो इनिशियल स्पीड तो हम जीरो मान रहे हैं, रीचेस द पॉइंट तो 2g कितना है 10, h कितना है हाफ, तो कट गया। तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू तो आ गया g, तो ये अंडर रूट 10 आ गया। तो v1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट g। तो v1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट g, यानी कि अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो बहुत इजी सवाल है, 83% लोगों ने इसको सही किया है। तो अगर आप इस सवाल को गलत करते हैं तो फिर देख लीजिए आप। अगला सवाल देखते हैं। द बॉब ऑफ ए पेंडुलम आर रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, तो ये एक बॉब है। ठीक है, ये बॉब यहाँ से लटका हुआ था और इसको अपन रिलीज किया। ऑब्वियसली इसकी जो फाइनल पोजीशन हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इफ इट डिसिपेट्स 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, अगर इसकी 10% एनर्जी एयर रेजिस्टेंस में खत्म हो जाती है, तो बताइए कि यहाँ पर आता है तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस कितनी है? 10 मीटर है ना, 10 मीटर रेडियस है। इसकी अगर मास m है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो m g10 h10, तो हो गया 100 m इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर। और यहाँ आते आते 10% लॉस होगी, यानी कि 90 m एनर्जी रहेगी इसकी। अब जब 90 m एनर्जी रहेगी तो बताइए किस स्पीड से आएगा? अब यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन जीरो ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 mv स्क्वायर, m से m कट गया तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 180। v स्क्वायर इक्वल टू 180 आ गया। 180 का मतलब हो गया, 180 का मतलब क्या हो गया? 180 को ले सकता हूँ 36 इंटू 5, यानी कि 6√5 मीटर पर सेकेंड। 6√5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए था। और फिर भी देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। सिर्फ 55% लोगों ने सवाल को सही किया। तो यहां पर भी बहुत बड़ा स्कोप है काम करने का। आइए, हम वर्क एनर्जी पावर के लिए बहुत सारे सवाल आपके लिए लेके आए हैं। बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length L. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point such that it just completes the half circle reaching the topmost position. तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज मुझे गड़बड़ लग रही है। ये पॉइंट ए है ना, इस पे आपने एक वेलोसिटी दी और इस तरह से वेलोसिटी दी कि ऊपर तक पहुंच गया, पॉइंट बी तक पहुंच गया। मिनिमम वेलोसिटी हमें मालूम है, मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट जीएल देते हैं। तो यहाँ जाके जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 5gl होती है। ये हमें पहले से पढ़ा हुआ है, हमने सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत आ रही तो आप मेरा सर्कुलर मोशन का लेक्चर जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी से बिल्कुल क्लियर करके समझाया हुआ है कि कैसे उस पॉइंट पे हमें अंडर रूट 5gl चाहिए होता है, वहाँ पर टेंशन जीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर अंडर रूट 5gl मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर अंडर रूट जीएल होगा। अंडर रूट 5gl यहाँ देना पड़ेगा, तब जाके ऊपर अंडर रूट जीएल होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाला है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा हाफ mv 5gl, नीचे जो काइनेटिक, ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी रेशियो हो जाएगा हाफ mgl। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5:1। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में कंप्लीटिंग द लूप कंडीशन क्या होती है। कंप्लीटिंग द लूप कंडीशन में मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए होती है अंडर रूट 5gl चाहिए होती है, और यहाँ पर लूप कंप्लीट करने के लिए अंडर रूट जीएल चाहिए था। अंडर रूट जीएल कैसे आया? टी को जीरो के बराबर इक्वेट करके। तो पूरा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप सर्कुलर मोशन का मेरा लेक्चर देख लीजिएगा नीट सीरीज में, जहां पर मैंने ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पर सवाल करते हैं। 5:1 का रेशियो आ गया मेरा, बहुत इजी सवाल है और ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। A block of mass 100 kg slides over a distance of 10 meter on a horizontal surface. ठीक है, if the coefficient of friction between the surface is 0.4, okay, the work done against the friction, तो work done against the friction क्या हो जाएगा? पहले तो friction कैलकुलेट कर लो कि friction कितना लग रहा है। friction होता है म्यू n to n, म्यू कितना है 0.4, n कितना है 100 kg यानी कि 1000 है ना, mg लगाऊंगा ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है 400 न्यूटन का लग रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 400 इंटू 10 4000 जूल। ठीक है, तो ये हमारा, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, बहुत ही इजी सवाल है।
और हम देखें इसको 88% लोगों ने सही किया है, बहुत बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत ही इजी सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको एक्स वाई जेड मीटर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। देखिए हमें एक सिंपल रिलेशन पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल एफ इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अगेन अगर एफ और डी यू बाई डी एक्स में क्या रिलेशन होता है, तो आप मेरा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर देख सकते हैं, जहां पर मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अब डेल यू अपॉन डी एक्स, मुझे कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये जो आपको देता है ना, डेल यू अपॉन डेल आर होता है, तो एक्स कंपोनेंट के लिए एफ एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। एफ वाई पूछेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। एफ जेड पूछेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। लेकिन मुझे तो एक्स कंपोनेंट से मतलब है, पूछा क्या है एक्स कंपोनेंट, तो मैं तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करूंगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x, 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4x, है ना, और माइनस तो आगे लगा तो माइनस 4x। अच्छा x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 1, तो मुझसे अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो 4 इंटू वन माइनस 4 इंटू वन, तो माइनस 4, मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया मेरा सवाल, बहुत आसान सवाल है, 76% लोगों ने इस सवाल को सही किया है, तो ये सवाल तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये सवाल अपन करते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। A ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position are equal. Okay. The angle of the thread deflection in the external position. तो आइए सवाल क्या पढ़ता है, सवाल क्या बोल रहा है कि यहां से थ्रेड लटकी हुई है, यहां से थ्रेड लटकी हुई है, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। इनिशियल पोजीशन थी, मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन है, बाद में ये लोवेस्ट पोजीशन है, ठीक है। हमसे बोला हुआ है कि इस जगह पे जो एक्सेलेरेशन था और इस जगह पे जो एक्सेलेरेशन था दोनों बराबर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे लोवेस्ट पोजीशन दोनों पे एक्सेलेरेशन बराबर है। हमसे पूछा है एंगल ऑफ थ्रेड डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखिए अगर इस पोजीशन की बात करता हूँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर एक्सेलेरेशन, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूंगा तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, इस समय सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होगा नहीं, जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, और उस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू मालूम है अपन को, AT इक्वल टू होता है G sin थीटा। ये हमें पता ही नहीं पता, AT इक्वल टू G sin थीटा होता है, ठीक है। ओके, और इस जगह की बात करूं, इस जगह पर जो एक्सेलेरेशन होगा, वो जो भी एक्सेलेरेशन होगा, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 होता है, यहाँ पर जो भी एक्सेलेरेशन होता है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है, और इस सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई आर, तो ये भी हमें पता है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल कर देते हैं, लेकिन हमें v स्क्वायर का रिलेशन पता करना है, v स्क्वायर का रिलेशन पता करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, जीरो होगी। क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं, जीरो होगी। क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल जीरो होगी, 1/2 mv²। तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले इसको एक्सप्रेशन लिखें। अगर ये आर है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर कॉस थीटा, होगी नहीं होगी? तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी इस जगह जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी mg/r 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? mg/r 1 माइनस कॉस थीटा। और इस जगह जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 1/2 mv² हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 mv² mg/r 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। m से m कट गया, और क्या लिख सकता हूँ, v² इक्वल टू v² इक्वल टू r इधर ले गया 2g 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप देखिए v² इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो मैं ये वाला जो पार्ट है इसको रब करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर टाइम बचे तो ही करना चाहिए, एवरेज बच्चे के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों एक्सेलेरेशन बराबर है, तो g sin थीटा इक्वल टू v²/r, और v²/r की वैल्यू है 2g 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। g से g कट गया। अच्छा, हमें तो थीटा निकालना है,
तो साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। साइन थीटा की वैल्यू जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 आगे है ऑलरेडी तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से ये 2 टाइम कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से ये साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो ये हो गया tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? एक मिनट रुकिए, 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है 2 साइन थीटा बाई 2, तो थीटा इक्वल टू ओके लेट मी डू इट अगेन। यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कुछ ये तो हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है जी साइन थीटा है ना ये 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 और 2 इंटू 2 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इस भैया से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, ठीक है तो 1 बाई 2 tan थीटा बाई 2, ठीक है tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से मैं एक और पेज ले लेता हूँ 1 बाई 2 tan थीटा बाई 2, तो मैं एक और पेज लेता हूँ 1 बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स हाफ और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स हाफ। अच्छा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, आई विल रिकमेंड कि ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, इसमें अटकना नहीं चाहिए, आप इसमें उलझ जाएंगे। और आप देख भी सकते हैं सिर्फ 39% लोगों का ही ये सवाल सही हुआ था, तो ये उलझने वाला सवाल है, इसको छोड़ देना चाहिए। ओके, टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम मूविंग द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नेट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू होता है 2m K1 अपॉन m, ये m1 हो गया तो m2 हो गया K2, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये रेशियो हो जाएगा अंडर m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 25 यानी कि 2:5। ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल है जो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं 89% बच्चों का सवाल सही हुआ है, तो बिल्कुल लल्लू सवाल है, ये बिल्कुल होना ही चाहिए था। A body is raised from a height equal to radius r of the earth, the velocity of the body when it strikes the surface of the earth। तो देखिए बॉडी है, यहाँ से रिलीज किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो -gmm/2r थी, यहाँ पर आई तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल गई 1/2 mv²। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को टोटल मैकेनिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा v = √gr। ये सवाल पहले भी कर चुके हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अपन आगे बढ़ते हैं। 40% लोगों ने इस सवाल को सही किया, मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में इस सवाल को सवाल को अटेम्प्ट कर चुका था, इसलिए मैंने इसको फास्ट किया, लेकिन ये सवाल बहुत ईजी है। आर हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी -gmm/2r होगी, सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r होगी, प्लस ऑब्वियसली इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv², और दोनों की चूंकि कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा दूंगा यहाँ पर, जो रेस्ट पे इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, लगा दूंगा, उसको सॉल्व करूंगा तो v = √gr हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट मूव कर गया हूँ। Block of mass 10 kg moving along the x-axis under the action of the force 5x Newton. The work done by the force in moving. तो अगेन ये तो बहुत ही इजी सवाल है, वर्क फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है fx dx 0 to 4 5x dx, तो 5x² / 2 2 to 4, तो 5/2 16 - 4, 16 - 4 ये हो गया 30। बहुत इजी सवाल है, वर्क डन विल बी 30 जूल, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, तो सवाल हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ रही है हमें, तो कुछ सवाल इतने ज़्यादा आसान है कि उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू u मीटर/सेकेंड, द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज E जूल, तो E = हो जाएगा 1/2 mu², ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज n E जूल, तो अब नेक्स्ट वाली जो एनर्जी है वो है n E जूल, u से 2u जाने में, तो 1/2 m 4u² - u², तो 1/2 m
3u², ठीक है, 3u², द वैल्यू ऑफ द एन इज, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ एन इज, तो ये हो जाएगा 3/2mu², ठीक है, अच्छा इसको इक्वेट कर दो, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 3 आ गई, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, 3 आ गई। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं, द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द टू मोटर्स that are capable of raising the 300 kg water in 5 minutes and 500 kg water in 2 minutes। मैं भी जब इस सवाल को सॉल्व करा था तो मैंने जो गलती करी थी मैं बता देता हूँ आपको। ये √x+1 जो है ना, ये सिर्फ √x के ऊपर ये गलती जो है यहाँ पर ये है कि 3√x और ये है √x+1 है, ये पूरे के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो दे आर केपेबल ऑफ रेजिंग द 300 kg वाटर। तो पहले की जो पावर है वो निकाल लेते हैं, mgh/t, पहले की पावर, पहले वाले पंप की पावर, पावर ऑफ फर्स्ट पंप mgh/t, m कितना है 300 kg, g 10, हाइट कितनी है 10, टाइम कितना लगा है 5 मिनट्स, 5 × 60। दूसरे की पावर mgh 50 kg, g 10, हाइट 10, टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट्स, 2 × 60। P1 और P2 का रिलेशन निकालना है, इसके बराबर पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसके बराबर पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। मेरे ख्याल से आंसर जो आता है वो 2 आता है, 16 आता है, ठीक है, जो भी आंसर आता है, ठीक है, इसको अपन इससे कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, अच्छा सवाल है, ठीक है, और ए बॉडी ऑफ मास 5 + 0.5 kg is moving with a velocity of 20 + 0.4 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, वेरिएशन को हटा देता हूँ, 1/2 mv², तो 1/2 मास कितना है 5 kg, v कितना है 20 यानी कि 400, इसको सॉल्व किया तो 1000 जूल आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैंने अभी वेरिएशन वाला पार्ट हटा दिया, तो 1000, ये 1000 है, ये 1000 है, ये दो बी और सी तो हटा दीजिए, ये तो छोड़ने की बात है, ये तो है ही नहीं। 1000 ± समथिंग आएगा, तो 500 ± तो फिर हटा ही दिया, तो दो ही ऑप्शन रहेंगे। अब इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा 0.14 आएगा कि 140 वाला आएगा, ये देख लेते हैं अपन। अब देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे बड़े बड़े तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। यहाँ पर मास का जो वेरिएशन है, तो डेल्टा के जो आएगा, ठीक है, डेल्टा के जो आएगा, यहाँ पर जो मास का वेरिएशन कितना है 10% है, मास का वेरिएशन कितना है 10% है, तो डेल्टा m + 2 × डेल्टा v, क्यों, क्योंकि v² है, तो v² तो 2 × डेल्टा m कर सकता हूँ, तो मास का वेरिएशन कितना है 10%, 10%, ठीक है। और डेल्टा v, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए चला रहा हूँ इसको काम को, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएशन है 20 का 0.4, तो 20 का 10% कितना होता है, 20 का 10% तो होता है 2, 20 का 1% कितना होता है, 20 का 1% क्या होता है, 20 का 10% तो होता है 2, ठीक है, 20 का 10% तो होता है 2, 20 का 1% हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2, तो 2% हो जाएगा 0.4, तो 10% 0.4 यानी कि ये हो जाएगा 1% तो 0.2 और 2% 0.2, तो ये हो जाएगा 4%, तो 10 + 4% यानी कि 14%, 14% का वेरिएशन है। तो 1000 जूल तो पहले से आ रहा था, 1000 जूल का जो 14% हो जाएगा वो हो जाएगा 140 जूल, 1000% का जो 14% हो जाएगा 140 जूल, तो आंसर हो जाएगा 1000 ± 140 जूल। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। और आप देख सकते हैं सिर्फ 38% बच्चों ने सवाल को सही किया है, और इस सवाल को करने के फिर और भी तरीके थे। अगर हम और तरीके की बात करें तो मुझे मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², और अगर मैं डेल्टा के करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा के करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 v² dm + 2 mv/dv, ये डेल्टा के करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए डेल्टा के E/K इक्वल टू 1/2, डिवाइड कर देता हूँ इससे, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा dm/m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, mv² से डिवाइड करूँगा, v² से v² कट जाएगा। अच्छा इधर भी डिवाइड करूँगा तो 2 mv/dv/mv², ठीक है, m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा फाइनली dm/m + 2/v/dv, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है।
आप डीएम अपॉन एम, डीएम की वैल्यू रख दो। डीएम कितना है जो वेरी कर रहा है 0.5, एम कितना है 5 kg, 2 वी कितना है 20 और डीवी कितना है 0.4। जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आपको मिल जाएगी। और डेल्टा के और नीचे के कितना है 1000 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा के आपको 140 जूल मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आइए एक दो सवाल और देख लेते हैं, हमारे पास है टाइम तो हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। To maintain a speed 180 km per hour by a bus of 500 kg on a plain rough road for 4 km distance, the work done by the engine of the bus will be. तो देखिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के द्वारा जितना काम हो रहा है उतना ही, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो काम हो रहा है वही वर्क डन बाय इंजन है। फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, फ्रिक्शन के वाला जो पहले तो हम निकाल रहे थे फ्रिक्शन फोर्स, तो 0.0 म्यू एन तो हो जाएगा 0.04। एम कितना है मास 500 kg, जी कितना है, जी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो हम 9.8 मानेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो 0.04 इंटू 500 ये आ गया मेरा 20 इंटू 9.8, 20 इंटू 9.8 ये आ गया 196 न्यूटन। तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 196 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, 196 न्यूटन लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 196 इंटू 4 किलोमीटर, यानी कि किलो जूल में आएगा, ये किलो जूल में आएगा, और ये आ जाएगा 784 किलो जूल। तो अच्छा सवाल है ना, और कैलकुलेशन में बच्चा उलझ सकता है। आंसर 784 किलो जूल, 784 किलो जूल, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा सवाल है, ठीक है, नो डाउट अच्छा सवाल है। एक और लास्ट सवाल हम ले सकते हैं। A block of mass 5 kg starting from rest pulled up on a smooth inclined plane। ठीक है, 5 kg को पुल्ड अप कर रहे हैं, ये 5 kg को हम पुल कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पुल कर रहे हैं। एंगल कितना रखा है 30 डिग्री रखा है। mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा 50 sin 30, यानी कि 25 न्यूटन का जो ग्रेविटेशन पुल है नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और उसको अपन एक्सेलरेशन भी दे रहे हैं, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना दे रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट t इक्वल टू t सेकंड 10 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट इज। देखिए हम इसको रेस्ट से पुल कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली तो ये रेस्ट में था। अगर अपन इसको 10 सेकंड हर सेकंड का एक्सेलरेशन दे रहे थे, यानी कि फाइनली 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड जो जाएगी v इक्वल टू u प्लस at, तो a 1 मीटर टाइम 10 ए एक्सेलरेशन तो 1 का है, टाइम में 10 सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। तो पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स, पूछिए हमसे। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स पूछिए हमसे कितनी पावर होगी। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि फोर्स कितने फोर्स से पुल कर रहे होंगे। तो देखिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, F माइनस 25 इंटू 5 इंटू ए, ये एफबीडी बनेगा ना इसका। इस ऑब्जेक्ट को मैं F4 से पुल कर रहा हूँ, नीचे 25 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन 1 है, तो 5 इंटू है, तो F इक्वल टू तो हो गया 30 न्यूटन की फोर्स से मैं इसको पुल कर रहा हूँ। और पावर इक्वल टू होता है F इंटू वी, तो ये तो 30 न्यूटन हो गया, और स्पीड होगी 10, तो ये हो गया 300 वाट। बहुत अच्छा सवाल है। पावर डिलीवर्ड विल बी 300 वाट, तो यहाँ पर हमें 300 डालना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वर्क पावर एनर्जी के सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी इन द प्रैक्टिस। थैंक यू। आइए इस सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और